अब थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। अब थायराइड ग्लैंड, ये भाई ये तो बड़ा कॉमन सा टॉपिक है, हमें पता ही होना चाहिए एज इन, क्योंकि आजकल तो थायराइड की इतनी प्रॉब्लम हो गई है ना कि लोगों को, आप देखोगे कि नॉर्मली क्या होगा, अगर किसी कोई मोटापा जिसका बढ़ रहा है, अब नॉर्मली एकदम से उसको मोटापा हो गया है, तो आप क्या पूछोगे, यार तुझे थायराइड है? ये नॉर्मल क्वेश्चन है, 1 2 3 आपको मिल ही जाएंगे जो ऐसे पूछ भी लेंगे, यार तुझको थायराइड की परेशानी तो नहीं है? अब क्या होता है, हमारा थायराइड बहुत वाइटल, वैसे सारे हार्मोन्स बहुत जरूरी होते हैं, सबका अपना अपना काम होता है। थायराइड का काम है कि मेटाबॉलिज्म को देखना, ग्रोथ को देखना और हमारी ह्यूमन बॉडी की डेवलपमेंट को देखना। अब डेवलपमेंट की बात आ गई, जहां जरा सा बॉडी में चेंजेस आए या थायराइड ग्लैंड के लाइक हार्मोन में इधर उधर हुई, तो आपकी डेवलपमेंट एक्सेसिव हो जाएगी, आप ज्यादा बल्जी हो सकते हो, ओबीज हो सकते हैं। ओबीज नहीं काउंट करेंगे थायराइड को हम, बट एटलीस्ट उसमें ऐसा होता है कि ओवर प्रोडक्शन हो सकता है किसी भी चीज का। अब क्या होता है, हाँ थायराइड की एक चीज मैं बता देती हूँ आपको, हाइपो और हाइपर में ना इसमें उल्टा होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म में उल्टा होता है। हाइपो में तो इंसान मोटा हो जाता है, हाइपर में पतला हो जाता है। ये इनका अलग सिस्टम है थोड़ा सा, क्योंकि अगर बात करें बेसिस, तो बेसिस के उस पे तो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स अलग सिक्रीट होते हैं और उसका वर्क भी अलग हो जाता है। तो इन्होंने नेमिंग की अकॉर्डिंगली की है। अब इसमें क्या होता है, अब जैसे बॉडी फंक्शंस होने वाले हैं, कितने अमाउंट का जो थायराइड हार्मोन है वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होना चाहिए, उसको रेगुलेट कराने के लिए हमारा थायराइड ग्लैंड है। अब हमारा जो एडम्स एप्पल होता है ना, आपने अपनी नेक में देखा होगा, गले में देखा होगा, एडम्स एप्पल रहता है। लड़कों में तो बहुत ज़्यादा वो आपको मिल भी जाएगा, बहुत बल्जी रहता है, बाहर रहता है थोड़ा सा एक बोनी टाइप का। तो एडम्स एप्पल के जस्ट अब ऐसे मान के चलो साइड में, ठीक है, नेक का जो हमारा एडम्स एप्पल है, वहाँ 2 लोब्स हैं, वो कनेक्ट होते हैं हमारे इस्थमस से, हमारे फ्रंट पार्ट में ही रहेगा बिलो द एडम्स एप्पल। आप इसमें जो फिगर है ना, फिगर से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर हम इसकी थायराइड ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, बटरफ्लाई रहती है, ये हमारी तितली है, हमें अपनी तितली का ध्यान रखना है, तितली प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। तो थायराइड ग्लैंड को नाम दे दो आप बटरफ्लाई, क्योंकि बटरफ्लाई शेप में रहता है, हमारी जो नेक है उसके फ्रंट में आपको मिल जाएगा और हमारे ट्रेकिया को कवर करके रखता है, रैप रखता है। अब क्या होता है, जैसे हमारा फॉलिकल्स है, ये हमारे फॉलिकल से बना है। फॉलिकल्स क्या बनाएगा हमारा, एक तो T4 बनाता है और एक T3। थायराइड में ये जरूर याद रखना, थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन, T3 T4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत। पैराफॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं, जो सी सेल्स हैं हमारे, उनका काम होता है कैल्सीटोनिन को प्रोड्यूस करना, जो कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करेंगे। ठीक है, अब याद रख लो स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता है, बटरफ्लाई जैसा। बटरफ्लाई जो हमारे ट्रेकिया के साइड में लगा रहेगा। बटरफ्लाई क्या होगा, उसके पंख भी आपको देखने को मिलेंगे ना, ये हमारा ट्रेकिया है, ये हमारी बटरफ्लाई हो गई। अब देखो बटरफ्लाई तो आपकी सबकी अलग अलग होगी, बट हाँ समझ गए, बटरफ्लाई है हमारी। अब इसमें फॉलिकल से बना रहेगा। फॉलिकल क्या करेंगे, 2 हमारे पर्टिकुलर प्रोड्यूस करेंगे हार्मोन, जो हमारे T4 T3 है। अब पैराफॉलिकुलर सेल्स जो यहाँ होंगे वो कैल्सीटोनिन बनाएंगे, जो कैल्शियम रेगुलेट करते हैं। फंक्शन क्या है, जो हमारे थायराइड हार्मोन है T3 T4, उसका काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को देखना, हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होगा वो देखेगा, हार्ट रेट को देखेगा, डाइजेशन, मसल फंक्शन, ब्रेन डेवलपमेंट, बोन मेंटेनेंस, ये किसका काम है, हमारे T3 T4 का काम है। अब जो T3 T4 है वो हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ जो बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स हैं, चिल्ड्रन है, मतलब छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज़रूरत होती है T3 T4 की। अगर नहीं होंगे बेचारे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम पड़ती है, नहीं प्रॉपर ग्रोथ हो पाती है, ब्रेन डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता। अब कैल्सीटोनिन है, कैल्सीटोनियन क्या करेगा, हमारा हेल्प करेगा, हमको मदद करेगा कि हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल बना रहे, जो क्या करेगा, बोन की डेंसिटी में हेल्प करेगा। हमारी एक बोन की डेंसिटी होनी चाहिए ना, वरना क्या होगा, आपकी बोन डेंसिटी नहीं होगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, फिर हड्डी टूटने लगेंगी, चलते चलते चले इधर से हड्डी टूट गई, इधर से क्रैक आ गया, क्या फायदा, कुछ नहीं, बोन बेकार है। तो इसलिए हमें कैल्सीटोनिन की जरूरत है। अब डिसऑर्डर है, अब डिसऑर्डर पे आ जाते हैं। देखो हर चीज का डिसऑर्डर है, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा तो भी प्रॉब्लम है। तो मतलब इसको हमारी बॉडी में हर चीज़ में अगर देखा जाए, अगर नॉर्मल रेंज में नहीं है तो वहाँ बीमारी है।
तो आप बीमारियों का घर बनने में देरी नहीं लगेगी। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन, वो हमें ध्यान रखना है। अब ये कैसे होता है, देखो एक जेनेटिक चीज़ ऐसी होती है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, या कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी बहुत हेल्प आउट होती है बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म में यहाँ पे क्या होता है, हमारा थायराइड जो है वो अंडर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। देखो वही बात बोली थी ना, हाइपो है तो वेट गेन होगा, हाइपर है तो यहाँ पे वेट लॉस होगा, ठीक है। यहाँ हमारा जो थायराइड है वो अंडर एक्टिव है और हाइपर में हमारा ओवर एक्टिव है। अगर वेट गेन की बात करें तो यहाँ हाइपो में वेट गेन होता है, हाइपर में कम होता है। इससे क्या होता है, जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कुछ केसेस में पहले वो नहीं हो गया था, बीच में आने लगा था 2 चुटकी नमक इस तरीके से, टाटा सॉल्ट अपना, तो उस हिसाब से क्या हुआ था, इस थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया था लोगों में, उस किसकी वजह से, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। तो इसलिए वहाँ पे हमारा एक ऐड चला था, टाटा सॉल्ट देश का नमक इस तरीके से, तो मतलब खाने के लिए बोला था, आयोडीन आपकी डाइट में ज़रूर होना चाहिए। अब ओवर एक्टिव हो गया है, उससे क्या होता है, अब देखो ओवर एक्टिव जब थायराइड होता है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में आयोडीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा हो गई है। अब जब सॉल्ट की मात्रा का ज़्यादा हो गई है तो क्या हो गया, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, साथ ही साथ एक चीज़ नोटिस करना, एंजाइटी की भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे ग्रेव्स डिजीज़ है, उसकी कॉमनली ग्रेव्स डिजीज़ की वजह से ही हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। अब गॉइटर की बात करें, गॉइटर में समझ गए ना, गॉइटर में वो गले में मोटे मोटे लड्डू लटक जाते हैं, तो मतलब लड्डू नहीं, मतलब एक तरीके से हमारा जो एनलार्जमेंट हो जाता है, हमारी जो थायराइड है वो बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी है, थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस हो गया। क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है। अब क्यों, सारा किस वजह से, देखो एक तो यहाँ तो आयोडीन की डेफिशिएंसी हुई, यहाँ भी आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। तो थायराइड कहीं ना कहीं आप मान के चलिए हमारा किससे रिलेटेड है, आयोडीन से रिलेटेड है। तो हमें ध्यान रखना है आयोडीन का कंसंट्रेशन बॉडी में सफिशिएंट हो सके, कम ना हो, डेफिशिएंट ना हो। अब थायराइड नोड्यूल्स होते हैं, ये बिनाइन लम्प्स हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से लम्प्स फॉर्म हो जाते हैं हमारे थायराइड में। देखा जाए तो इनके कोई सिम्टम्स नहीं पता चलेंगे, जैसे वो आस्तीन के सांप नहीं होते, उनका पता नहीं चलता जब तक वो आपको काटे नहीं। तो ऐसी लम्प्स हैं हमारे थायराइड में हो जाते हैं, और इनको कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, जब आप रूटीन चेकअप कराते रहो। थायराइड नोड्यूल्स का तब पता चलता है। थायराइड कैंसर की बात करें, थायराइड कैंसर हमारा ज़्यादा कॉमन नहीं है, बहुत अगर देखा जाए एग्रेसिव है, एग्रेसिव हो सकता है, बट हमारा कॉमन नहीं है। अर्ली डिटेक्शन, अगर इसको थायराइड कैंसर को पहले, देखो यार कैंसर की अगर बात करें ना, तो हमारे यहाँ ना कैंसर को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाते अर्ली स्टेज में, इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे यहाँ रूटीन चेकअप का कोई सिस्टम ही नहीं है। जब तक कोई आपको परेशानी नहीं होती तब तक कोई चेकअप ही नहीं कराता, कभी विजिट ही नहीं करते, कभी रूटीन चेकअप होगा ही नहीं। तो ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात है, डिटेक्शन ही नहीं हो पा रहा है जल्दी से। तो क्या होता है, अर्ली स्टेज में डिटेक्शन हो जाए तो पता चल जाएगा, वरना तो पता भी नहीं चलता। थायरोइडाइटिस है, आपके जो थायराइडिज्म में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। थायराइड में इन्फ्लेमेशन की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया या हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, जो हमारा एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ में आप कुछ कर नहीं सकते, आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट ही लड़ रही है एक तरीके से। वही है घर का वेदी लंका डाय, मतलब अपनी ही बॉडी अपनी ही लंका पे लगी हुई है कि लंका लगा देंगे। इन्फेक्शन और पोस्ट प्रेगनेंसी है हमारा। अब ट्रीटमेंट की बात करें, देखो मेडिकेशन एज इन आपकी हर कुछ चीज़ों की है, किसी में प्रॉपरली कंट्रोल हो पाती है, किसी में प्रॉपरली ट्रीट हो पाएगी, बट ऐसा नहीं है। अब हार्मोन्स का लेवल नॉर्मलाइज करने के लिए मेडिकेशन है। मॉर्निंग में होता है, कुछ लोग आपके अगर नोन होंगे जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है या थायराइड की समस्या है, वो लोग ना सुबह उठ के सबसे पहले वो गोली खाते हैं थायराइड की, तो उनका हार्मोन लेवल ना बैलेंस रहता है। फिर हमारी रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट आ जाता है, जिससे क्या होता है, जो थायराइड के सेल्स होते हैं ना, उनको या तो श्रिंक कर दो या प्रॉपरली उनको डिस्ट्रॉय कर दो। ये रेडियो एक्टिव का काम हो गया। सर्जरी कराने में क्या होता है, वो पार्ट ही निकाल देते हैं जो एज इन कैंसर कर रहा है, या फिर कैंसर की वजह से नोड्यूल्स बन गए हैं, कुछ भी एज इन कुछ भी हुआ है तो सर्जरी से आप निकाल दोगे। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या करोगे, आप थायराइड हार्मोन को रिप्लेस कर दोगे इफ अगर हमारा थायराइड अंडर एक्टिव है या हाइपोथायरॉयडिज्म है ना उस टाइम पर। अब मॉनिटरिंग होती है, फॉलो अप होते हैं। वही चीज़ से क्या होता है, वो एक तरीके से पहले तो आप या तो ट्रीटमेंट दो,
थायराइड डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कराओ। अब ऐसा नहीं है कि हम लोगों के यहाँ ना एक आदत होती है कि भाई खा लेंगे 2 दिन, अगर खाएंगे दवाई उनको लगेगा अब हम ठीक हो गए, भले चंगे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को, तो छोड़ के बैठ जाएंगे। अरे छोड़ के बैठ जाओगे तो आगे के जाने के टाइम पे और समस्या बढ़ जाती है, बेचारा डॉक्टर देखता रह जाता है कि यार इतना कम था, इतना सही हो गया था, फिर आ गए। तो क्या रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, फॉलो अप होने चाहिए। ये तो छोड़ ही नहीं सकते थायराइड तो आपको, क्योंकि आपका ग्लैंड एक तरीके से वर्क ही नहीं कर रहा प्रॉपर, हार्मोन्स का लेवल ही नहीं सेट कर पा रहा, तो ज़रूरी है। अब पैराथायराइड की बात करते हैं। पैराथायराइड का काम क्या होता है? कैल्शियम को रेगुलेट करना, या एक समझ के चलिए कैल्शियम का लेवल को मेंटेन रखना। ठीक है, ये हमारा स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड होता है नेक में। अब इसका थोड़ा सा तो हमने कैल्सिटोनिन पढ़ा था ना, एक कैल्सिटोनिन पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, याद आ गया किसी को? कैल्सिटोनिन। अब वही पैराथायराइड क्या करेगा? कैल्शियम का होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है, जो बहुत ज़रूरी है। देखो कैल्शियम हमको बचपन से पता है कि कैल्शियम क्यों ज़रूरी है, बोन से। अगर किसी को नॉर्मली भी नहीं पता, वो बोन से रिलेट तो कर ही लेगा कैल्शियम को। बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है, मसल फंक्शन के लिए ज़रूरी है, नर्व सिग्नलिंग के लिए हमारी क्या ज़रूरी है? कैल्शियम ज़रूरी है। तो हमें क्या करना है? हमें नहीं करना, हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं उनको करना है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, अब पैराथायराइड ग्लैंड क्या करेगा? उस कैल्शियम का होम्योस्टेसिस मेंटेन करेगा कि प्रॉपरली वर्क हो पाए। अब ह्यूमंस में 4 तरीके के पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं टिपिकल है या हमारा देख रहे हो, कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए 4 लोग चाहिए इसको। फिर भी क्या है कि नंबर के हिसाब से वो थोड़ा सा वेरी करता है, और ये हमारे थायराइड ग्लैंड जो है ना, जो हमारी नेक में होता है, उसके बैक में मिलेगा आपको। पैराथायराइड ग्लैंड जो है सेम ही है, बट वो छोटा भाई है अपना, उसको थोड़ा सा पीछे फ्रंट लाइन में नहीं रखेंगे, बैक लाइन में रखेंगे, तो उसको वहाँ रख दिया। अब लोकेशन की बात करें तो दोनों ईच साइड में 2-2 प्रेजेंट रहते हैं, थायराइड के पीछे रहेंगे, जिसकी वजह से उनका थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। साइज और शेप की बात करें तो बहुत छोटे छोटे साइज में 3 से 4 mm मिल जाएंगे, जितना आपका चावल का दाना होता है ना, ये चावल होता है, उस हिसाब के साइज का हो जाएगा, और रेडिश ब्राउन कलर रहता है। फंक्शनिंग में हमारा पैराथायराइड का क्या काम है? अभी कैल्सिटोनिन की हमने ऊपर बात की थी ना पहले थायराइड में। अब पैराथायराइड कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल मेंटेन करेगा पैराथायराइड हार्मोन को सिक्रीट करके। देख रहे हो, इसको पैराथायराइड ग्लैंड को इस हार्मोन की जरूरत है। पीटीएच है हमारा, पीटीएच क्या करेगा? कैल्शियम को और फॉस्फेट को मेंटेन करेगा, दोनों को जरूरत है। अब पीटीएच का क्या करेगा? वो कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगा बॉडी में, जिसकी वजह से हमारी जो कैल्शियम रिलीज होने वाली थी बोन से वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये देखो कैल्शियम बढ़ गया हमारा। अब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो इंटेस्टाइन में होने वाला था, वो विटामिन डी को एक्टिवेट होके ज्यादा। अब देखो एक नॉर्मल सी बात समझते हैं हम, हमारे बॉडी में कैल्शियम, बोन से रिलेट करो आप, हमारी जो बोन्स हैं वो एक तरीके से कैल्शियम का रिलीज को स्टिमुलेट कराएंगी, हेल्प आउट करेंगी कि इसका रिलीज बढ़ पाए, स्टिमुलेट कैल्शियम रिलीज हो। अब कैल्शियम रिलीज तो हो गया, अब इसको एब्जॉर्ब भी करना है, एब्जॉर्ब के बिना तो काम नहीं चलेगा। हम इंटेस्टाइन में जाएंगे, हमारी जैसे कैल्शियम इंटेस्टाइन में पहुंची, वहां पे उसको एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी के एक्टिवेशन की ज़रूरत है। जैसे ही विटामिन डी का एक्टिवेशन होगा, हमारा कैल्शियम इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। अब चलो यहाँ हो गया इंटेस्टाइन में, अब ये किडनी में पहुंचेगा। अब किडनी में क्या होगा? अगर किडनी में इसको मिल गया भाई, चलो बाई चांस हमसे छूट भी गया, जितना एब्जॉर्प्शन होना चाहिए था इंटेस्टाइन में उतना नहीं हो पाया, तो हम क्या करेंगे? किडनी में जो फिल्ट्रेशन होगा उस टाइम पे कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन कराना शुरू कर देंगे, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ये लेवल मेंटेन होगा। ये सब तब होगा जब कैल्शियम की जो लेवल है वो कम हो जाता है। अब पीटीएच क्या करता है? वो फॉस्फेट रीएब्जॉर्प्शन को किडनी में कम करता है, जिससे कि हमारा फॉस्फेट का एक्सक्रीशन हो पाता है। कैल्शियम तो लेगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ाएगा, बट क्या करेगा? ये फॉस्फेट को एक्सक्रीट आउट कर देगा, उसको बाहर निकाल देगा। तो इसको बॉडी में रख लेगा, ये तो इससे तो निभाएगा ये भाईचारा, इसको कह देगा तू तो दुश्मन है, निकल बाहर यहाँ से। तो ये हमारा फॉस्फेट बाहर जाएगा और ये हमारा कैल्शियम अंदर आके रीएब्जॉर्ब होगा। अब डिसऑर्डर, वही डिसऑर्डर पे आ जाते हैं कि अगर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हुआ तो मतलब हमारे पीटीएच का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है, हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है। और
अगर ये किससे होगा, अगर बिनाइन ट्यूमर है, एडेनोमा है, तो उसकी वजह से चांसेस है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होने के। सिम्टम्स की बात करें, देखो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, किडनी स्टोन्स है, फैटीग, डिप्रेशन। अब देखो डिप्रेशन भी ऐसा नहीं होता कि आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई या बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, सिर्फ उसी की वजह से डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन ऐसा होता है आपकी बॉडी में आपके हॉर्मोन्स की कमी की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। तो हमेशा डिप्रेशन को कोरिलेट मत करो कि भैया वो बेचारा सदमे में ही है, नहीं सदमे में नहीं है, उसको हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, उसकी वजह से हो रहा है। डिप्रेशन है तो मतलब उसको हाइपर कोरिलेट करो। डिप्रेशन जरूरी नहीं कि उसको बेचारे का ब्रेकअप हुआ इसीलिए, नहीं, कोरिलेट करोगे ना, डिप्रेशन हो रहा है मतलब इसको हाइपर पैराथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। अब हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है जहाँ पे हमारे जो पीटीएच था उसका प्रोडक्शन कम हो गया है, अंडर प्रोडक्शन चला गया है। अब कैल्शियम का लेवल कम हो गया है। कैल्शियम का लेवल किस वजह से, या तो सर्जरी हुई है, कोई ऐसा चीज हुआ है। देखो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म को हम कोरिलेट करेंगे ऑटो इम्यून डिजीज, अपने घर का लंका खुद ही लगा रहा है ये हमारा इम्यून सिस्टम। फिर जेनेटिक फैक्टर ऐसे आ गए हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं या फिर हमारे माता पिता के कुछ ऐसे जीन्स आए हैं वो लंका लगाने में लगे हुए हैं। फिर सर्जरी करा ली हमने खुद किसी वजह से, तो हमारी लंका हमने खुद ही लगा ली। तो मतलब हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में लंका लगनी है, कैसे भी लगेगी। तो ये समझ लो कैल्शियम का लेवल कम हो गया। उससे क्या होगा, कुछ लोगों में ना टिंगलिंग सेंसेशन होती है, एक तरीके से चींटी चलती है। कुछ सीवियर केस में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, सीजर्स आने लगते हैं, मसल्स क्रैम्प होते हैं। मसल क्रैम्प आप मेनली देखोगे जिनको हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है उनमें मसल क्रैम्प्स आपको मिल जाएंगे। अब सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि हमारा कैल्शियम लेवल कम हो जाता है। ठीक है, जब हमारा जैसे ही कैल्शियम लेवल कम होता है, क्यों होगा, जब हमारी क्रोनिक किडनी डिजीज होगी या विटामिन डी डेफिशिएंसी है। अब आप ये खुद सोचो, अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है वो क्या करेगी, आपको हाइपर पैराथायरॉयडिज्म भी कर सकती है। क्रोनिक किडनी डिजीज हो गई, उससे भी हो सकता है। अब इससे क्या होगा, इससे आपको बोन डिजीज हो जाएंगी एक लंबे समय के बाद जाकर। तो ये हमारे कोरिलेट हैं कि क्यों हमारी बॉडी में विटामिन्स का लेवल मेंटेन होना चाहिए, क्यों हमारे ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क करने चाहिए, क्यों लेवल्स मेंटेन होने चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे का साथ देते हैं कि भाई तू कम हो गया है विटामिन डी, ठीक है मैं बोन डिजीज कर देता हूँ, कैल्शियम का लेवल गिरा देता हूँ, इसको क्या करा देता हूँ हाइपर पैराथायरॉयड। वैसे ही बेचारा एक चीज से पीड़ा में है कि ब्रेकअप तो हुआ ही हुआ था, फिर घर वाले और परेशान कर रहे हैं कि शादी कर लो। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो गया है, एक के बाद परेशानी आ ही रही है। तो ये एक दूसरे का साथ देती हैं, भाईचारा निभाती हैं कि भाई तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, दोनों ही मरेंगे जाके। ट्रीटमेंट पैराथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट सर्जरी है, आप सर्जरी करा सकते हो, ओवर एक्टिव ग्लैंड को निकलवा सकते हो, उसको रिमूव करा सकते हो, मेडिकेशन यूज कर सकते हो, जो सिम्टम्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, या भी कोई भी अंडरलाइंग कॉज है जैसे विटामिन डी की वजह से हो रहा है तो आप विटामिन सप्लीमेंट्स ले सकते हो, कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले सकते हो। और कुछ ऐसे कैल्शियम जो क्या करेंगे, वो पीटीएच का सिक्रीशन कम कर देते हैं, जैसे हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है ना, वहाँ पर मॉनिटरिंग करानी ज़रूरी है। हार्मोन्स में आप क्या करा सकते हो, आप मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है, जो डिसऑर्डर हैं कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए, मतलब एक तरीके से जो डिसऑर्डर है उनको देखकर आप क्या समझ सकते हो कि हमें कैल्शियम का लेवल मेंटेन करना है, उसको बैलेंस बनाना है, कि जिससे हमारी कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन ना हो कि अब नॉर्मल हो जाए कैल्शियम लेवल एक लेवल से बहुत ही ज़्यादा। अब आते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड्स पर। ये भी हमारा छुट्टू सा ग्लैंड है, छुटकू ग्लैंड है। छुटकू ग्लैंड बैठा रहता है हमारा किडनी के ऊपर, ठीक है, दोनों किडनी के ऊपर हमारे ट्रायंगुलर शेप में पिरामिड टाइप के मान के चलो। ये टोपी, ये देखो, ये इसकी बर्थडे है, हमारी किडनी की बर्थडे है, उस पर छोटी छोटी कैप्स लगी हुई, यही हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है। इसका काम क्या होता है, एक तो देखो सारे ग्लैंड्स का जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं वो लाइफ को सस्टेन करते हैं, लंबे समय तक चलाने के लिए ज़रूरी है, एक फंक्शन मेंटेन करेंगे। अब जैसे एड्रिनल ग्लैंड है वो स्ट्रक्चरली फंक्शनली दो पार्ट में डिवाइड है हमारा, एक है एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल याद रखो, हमारा एड्रिनल तो है बट हमारा कॉर्टेक्स और किस में डिवाइड हो गया है, मेडुला, दो पार्ट है। अब हर उसका क्या है, डिफरेंट सेट ऑफ हॉर्मोन्स आएंगे। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है हमारा आउटर सेक्शन है ग्लैंड का, आपका जो बाहर का सेक्शन है ग्लैंड का उसको एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो क्या करता है, बल्क बनाता है। एक तरीके से जो एड्रिनल ग्लैंड है ना उसका बल्क बनाने में हेल्प करेगा। 3 जोन में आ जाता है,
ठीक है। जोन्स की बात करें, जोना याद रखो, जोना में हमारा ग्लोमेरुलोसा है, ग्लोमेरुलस से याद रखो, ये हमारा फेसिकुलेटा है और ये हमारा रेटिकुलरिस है। ये 3 हो गए। ईच जोन जो है हमारे बहुत सेट ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा। मान के चलिए टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हैं। कॉर्टेक्स की अगर बात करें तो कॉर्टेक्स हमारा 3 में डिवाइड हो गया, जोना ग्लोमेरुलोसा में, जोना फेसिकुलेटा में और हमारा रेटिकुलरिस में। ये हमारे हो गए 2, जी मान लो, ZF एंड ZR, ये हमारे 3 हो गए। ये अपने अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे। आप अपने नोट्स में जब आप इन नोट्स को देखोगे ना, वैसे तो देखो इस वीडियो के आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा नोट्स का, तो नोट्स को वहाँ से आप साइट पे से लो, इसको प्रिंट कराओ, डाउनलोड करो, प्रिंट कराओ। प्रिंट कराने के बाद क्या करो, एक्स्ट्रा इनको ऐड ऑन करते रहो कि जैसे हमारा क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स 3 जोन में डिवाइड हो गया, उसके जोना के नाम लिख लो। अब जोनों के नाम लिखने के बाद क्या होगा, जब हम आगे इसके हार्मोन्स पढ़ेंगे ना, तो इनके नीचे हार्मोन्स भी लिख लेना। तो ये एक तरीका होता है याद करने का, बहुत इजी रिमेम्बरेंस का, कि आप फ्लो चार्ट में अगर याद करते हो या एक स्पेसिफिक मैनर में याद करते हो तो इजीली याद हो जाएगा। ठीक है। अब एड्रिनल मेडुला होता है, इनर सेक्शन है, जिसका काम क्या है, 2 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। ठीक है। इनर सेक्शन का काम है एड्रेनालिन प्रोड्यूस करना। एड्रेनालिन सबको याद है, फाइट फ्लाइट फियर सिचुएशन में आता है। अब हमारा नॉर एड्रेनालिन है, अब इसको एपिनेफ्रिन बोल दो या नॉर एपिनेफ्रिन बोल दो, दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या कहना। हाँ ठीक है। अब जैसे फंक्शन है, फंक्शन की अगर बात करें, अब देखो एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन का काम क्या है, जैसे हार्ट रेट को इंक्रीज करना, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, इमरजेंसी का हमने फाइट फ्लाइट फियर रिस्पॉन्स देखा था ना उसमें। अब एल्डोस्टेरॉन है, हमारे हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होंगे उनका काम क्या है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, बैलेंस करना इलेक्ट्रोलाइट को, और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। साथ ही साथ जैसे इम्यून का कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, कोई स्ट्रेस है, वो कॉर्टिसोल देखेगा। ठीक है। कॉर्टिसोल है, एड्रोजेंस है। एड्रोजेंस का काम क्या हो गया, वो हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं जो सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, फंक्शंस हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स के फंक्शंस आ गए, कॉर्टेक्स और मेडुला के। अब देखो डिसऑर्डर की अगर बात करें तो डिसऑर्डर में क्या होगा, डिसऑर्डर में आप समझ गए ना हम क्या बात करने वाले हैं। हम ये बात करने वाले हैं कि अगर इनका लेवल हार्मोन्स का ऊपर नीचे होता है, बढ़ता है, तो क्या होगा। जैसे एडिसन्स डिजीज है, उसमें कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है, और कम होने की वजह से एक तो वेट लॉस होने लगेगा, ब्लड प्रेशर गिरने लगेगा, और एडिसन है तो ऑटो इम्यून है हमारा। इसमें ऑटो इम्यून आ गया है कि अपनी ही बॉडी, समझ गए ना, लंका लगने में लगी हुई है, लंका लगाने में लगी है। कशिंग सिंड्रोम है, इसमें कॉर्टिसोल एक्सेस हो जाएगा। देखो जैसे अगर आपको लगता है ना, जब यहाँ कॉर्टिसोल की बात कर रहे हैं तो इन दोनों को साथ में लिख लो। कॉर्टिसोल अगर कम होगा तो एडिसन्स डिजीज होगी, कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा तो कशिंग सिंड्रोम होगा। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होता है, या कौन सिंड्रोम है, उसमें एल्डोस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है। हमारा जो एल्डोस्टेरॉन जो है वो बढ़ेगा, हाई ब्लड प्रेशर और लो पोटेशियम होगा। और ये किसकी वजह से होता है, बिनाइन ट्यूमर की वजह से। क्योंकि ना ट्यूमर ऐसा है, ट्यूमर की वजह से कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट होता है, कहीं पे प्रेशर पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी बॉडी नहीं चाहते हुए भी उसको करना पड़ेगा, ऐसा मान के चलो। अब फियोक्रोमोसाइटोमा है। फियोक्रोमोसाइटोमा हमारा एक ऐसा रेयर ट्यूमर है एड्रिनल मेडुला का, जो क्या करता है, कैटेकोलेमाइंस को एक्सेसिव में प्रोड्यूस कराता है, जिसकी वजह से बीपी की परेशानी होती है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है। हाइपरटेंशन हो जाएगा सीवियर, बहुत उसमें, मतलब एक तरीके से देख रहे हो ना कि कहाँ से कोरिलेट करूं, कहाँ एड्रिनल मेडुला में ट्यूमर हुआ है, ट्यूमर की वजह से हाइपरटेंशन और रैपिड हार्ट रेट है। अब इसी वजह से क्या होता है, कुछ कॉजेज हैं जो नहीं पता चल पाते कि हाइपरटेंशन क्यों हो पा रहा है या रैपिड हार्ट रेट क्यों बढ़ हो रही है, या किस वजह से है रीज़न। अब एड्रिनल कैंसर है, आप खुद सोचो, किसी का बीपी बढ़ रहा है, आप सोचोगे कि उसको फियोक्रोमोसाइटोमा हो सकता है, उसके एड्रिनल मेडुला में कोई ऐसा रेयर ट्यूमर है जिसकी वजह से हो रहा है। बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, नहीं फिगर आउट कर सकते कि कहाँ ट्यूमर है, किस वजह से। हमारी छोटी छोटी चीज़ें भी, ये तो नॉर्मल हो गया हाइपरटेंशन, इसलिए कहते हैं रूटीन चेकअप ज़रूरी है।
एड्रिनल कैंसर है जो मैलिग्नेंट ट्यूमर की वजह से होता है, हार्मोन का ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है। वो क्या करता है, जैसे एड्रिनल डिसऑर्डर्स है ना, उनको मिमिक करने लगता है, उनको एक तरीके से उनकी कॉपी कैट करता है। वो होता है ना नकलची बंदर, ये हमारा वही है। अब एड्रिनल ग्लैंड है, उसके ट्रीटमेंट के लिए देखो, या तो आप अपने हार्मोन बैलेंस को मैनेज कर सकते हो, या जो ट्यूमर हुआ है उसको रिमूव आउट करा सकते हो। आप एक मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो मेडिकेशन का। देखो 3 ही चीजें हो सकती हैं ट्रीटमेंट में, या तो मैनेजमेंट कर लो, सर्जरी करा लो, या मेडिकेशन खा लो, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। हर चीज का यही सॉल्यूशन है। सिम्टम मैनेज हो सकते हैं अगर वो प्रॉपरली क्यूरेबल नहीं है, या फिर अगर क्यूरेबल है तो उसको मैनेज करा सकते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पर, पेनक्रियाज पर। हमारे लिवर के एक तरीके से, लिवर बाद में पढ़ेंगे, बट पेनक्रियाज की बात करते हैं। चलो पहले, पेनक्रियाज हमारा ऐसा वाइटल ऑर्गन है जो हमारे एब्डोमेन में रहेगा। जैसे हमारा स्टमक है ना, स्टमक के जस्ट पीछे हमारा ये रहा, जैसे स्टमक, ये क्या अटैच कर दिया इन्होंने, ओके सॉरी, ठीक है, ये है हमारा ड्यूडेनम, यहीं से सब कुछ हो रहा है, यहीं से कनेक्ट होके आ रहा है। तो ये हमारा पेनक्रियाज है जो हमारे स्टमक के जस्ट पीछे रहेगा। साथ ही साथ किसकी क्लोज प्रोक्सिमिटी है, ये किसके क्लोज रहता है, पेनक्रियाज हमारा ड्यूडेनम के क्लोज है। इसका क्लोज फ्रेंड कौन है हमारे पेनक्रियाज का, ड्यूडेनम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करेगा और साथ ही साथ एंडोक्राइन सिस्टम में भी हेल्प करेगा, दोनों में टेक पार्ट करता है ये पेनक्रियाज हमारा। अब इसका फंक्शन देखा या इंपॉर्टेंस देखें ओवरऑल हेल्थ में, तो स्ट्रक्चर जो है, जो हमारा पेनक्रियाज है वो इलोंगेटेड ऑर्गन है जो हमारे स्टमक के पीछे रहता है। देखो इलोंगेटेड है ना, इसका साइज देखोगे आप, थोड़ा इलोंगेटेड है, साथ ही साथ हमारे स्ट्रेच हो जाता है पूरे बैक ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के बैक में रहता है। और साथ ही साथ जो पेनक्रियाज का हेड है वो वाइडेस्ट पार्ट रहता है, जो नेसल रहता है हमारे कर्व ऑफ द ड्यूडेनम में। ये जो हमारा कर्व है ना, ड्यूडेनम का कर्व आ गया है इधर। एक तरीके से देखा जाए तो बॉडी एक्सटेंड हो जाती है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड यहाँ से इसकी थोड़ी बॉडी एक्सटेंड होनी शुरू हो गई है। और टेल जो होता है वो नैरो पार्ट रहता है, वो एक्सटेंड कहाँ होता है, हमारे ये वाला पार्ट स्प्लीन के, ठीक है, स्प्लीन में। अब टिश्यू कंपोजिशन जानते हैं इसकी। टिश्यू कंपोजिशन में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन टिश्यू आता है। जैसे हमारी एक्नाई है, एक्नाई सेल से प्रोड्यूस जो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो वो क्लस्टर्स में रहते हैं। एंडोक्राइन टिश्यूज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं हमारे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में। कौन से, एक तो हमारा इंसुलिन है और एक ग्लूकागॉन है। अब देखो फंक्शन क्या आता है। एक्सोक्राइन फंक्शन होता है जिसमें वो डाइजेस्टिव एंजाइम बनाएगा, जिससे फैट या जो भी हमारी बॉडी में फूड इनटेक हुआ है, जो उसमें पर्टिकुलर फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है, उसको ब्रेक डाउन करेगा। एंजाइम्स जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, एमाइलेज हो गया, उनको बनाएगा। फिर हमारा एंडोक्राइन फंक्शन आता है जिसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। अब इसमें क्या होता है, इसका काम है इंसुलिन को बनाना, जैसे हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाती है या उसको कम कर देता है, सेल जो है वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर देते हैं, जिससे कि हमारे लाइक कुछ पेशेंट्स में या हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हाई ना हो। और जिनकी बॉडी में एक तरीके से ग्लूकोज का लेवल कम होता है, तो वो ब्लड ग्लूकोज को ग्लूकागन क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। कैसे, जो हमारा लिवर में ग्लूकोज स्टोर्ड है, पहले से ही इकट्ठा हुआ है ना हमारे लिवर में ग्लूकोज, उसको रिलीज करके कि तुम भैया भाई साहब ज़रूरत है, अब इसको रिलीज कर दो। तो इस तरीके से ऐसे वो चलता है। जैसे डैम होता है ना, डैम में पानी स्टोर रहता है, ज़रूरत के टाइम पे रिलीज आउट करता है, तो ऐसे ही ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। अब डिसऑर्डर की बात करें, या तो पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन होगी, स्वेलिंग आ सकती है। डायबिटीज़ मेलाइटिस में कुछ प्रॉब्लम, देखो पेनक्रियाज कहीं ना कहीं अगर डिसऑर्डर देखा जाए पेनक्रियाज का, तो हमें क्या हो सकता है, शुगर होगी। पेनक्रियाज आपका प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए आपको शुगर है। आपकी इन्फ्लेमेशन हो गया है पेनक्रियाज पे, किसकी वजह से, या तो आपके गॉल स्टोन है, पथरी भर रखी है, पत्थर है, आप दारू ज़्यादा पीते हो, दारू मतलब अल्कोहल ज़्यादा लेते हो, आपके सडनली एब्डोमिनल पेन हो सकता है उसकी वजह से। पेनक्रियाटिक कैंसर थोड़ा एग्रेसिव है, और इसको ना देखो, पेनक्रियाटिक कैंसर के बारे में अगर हम बात करें ना, बहुत ही सीवियर कंडीशन में, बहुत ऐसी कंडीशन आती है पता नहीं चलता पहले तो कि पेनक्रियाटिक कैंसर है या नहीं, डिटेक्ट ही नहीं हो पाता, वो लेट स्टेज में पता चलता है सबसे बाद में। अब रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, जैसे स्मोकिंग, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस है, डायबिटीज़ है। कभी कभी क्या होता है, पेनक्रियाटाइटिस को मान लेते हैं हम, बट वो पेनक्रियाटिक कैंसर होता है, पता नहीं चल पाता, बहुत टाइम ऐसा होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में ऐसा होता है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें एक्सोक्राइन जो हमारा पेनक्रियाज है वो अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से एंजाइम्स नहीं बन पाते,
ठीक है। सिस्टिक आप समझिए जेनेटिक है, जेनेटिकली उसमें कुछ नहीं कर सकते। इंसुलिनोमा है, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, इंसुलिनोमा में ये होता है कि ट्यूमर हो जाता है, ऐसा ट्यूमर जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है, तो क्या हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है ब्लड में वो बहुत कम हो रहा है, एक्सेसिवली ज़्यादा कम हो गया है। अब एक तो डायबिटीज़ होगी, उसके लिए क्या करोगे आप, ट्रीटमेंट लोगे, ग्लूकोज मेंटेन करोगे। अब हॉस्पिटलाइजेशन कराना पड़ सकता है एक्यूट, इसमें पेनक्रेटाइटिस में, क्रोनिक में तो पेन रिलीफ मैनेज कराना पड़ेगा क्योंकि एंजाइम सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे इनको मैनेज कराने के लिए। अब पेनक्रियाटिक कैंसर में सर्जरी, कीमोथेरेपी चले जाओ, रेडियोथेरेपी में, ये नॉर्मल, क्योंकि एक तो लास्ट स्टेज पे डिपेंड करता है स्टेज क्या है कैंसर की और कैंसर कहाँ है, किस पर्टिकुलर लोकेशन पे है। सिस्टिक फाइब्रोसिस है जहाँ पे सिम्टम्स को मैनेज किया जाएगा, जिसमें पेनक्रियाटिक एंजाइम सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे जिससे कि जो डाइजेशन में हेल्प कर सके, साथ ही साथ जो कॉम्प्लिकेशन है उनको रोका जा सके। अब आते हैं हम अपने पीनियल ग्लैंड पे। पीनियल ग्लैंड हमारा बहुत छोटा है, सेम एज ऐसा मान के चलो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, छोटा सा मटर के दाने जैसा, ऐसा ही हमारा पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड क्या होता है, हमारे ब्रेन में रहता है, वो हमारे सेंटर ऑफ द ब्रेन जो है ना, अब या तो इसको आप ऐसे बोलो जो हेमिस्फेयर है, हमारे हेमिस्फेयर के बीच में मान के चलो, बीच में हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे टक्ड इन ग्रूव्स बने रहते हैं, या फिर आप ये बोलो जहाँ पे 2 राउंडेड थैलेमिक बॉडीज ज्वाइन होती है ना, वहाँ पर हमारा पीनियल ग्लैंड होता है। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा बेस में आ जाता है। तो अब ऐसा मान के चल सकते हो कि ये हमारा लाइक फ्रंट में है, जैसे पोस्टी हमने उसकी पैराइटल, फ्रंटल, ऑसिपिटल लोब्स की बात करते हैं ना, तो यहीं पे हमारा इधर आपको पीनियल ग्लैंड है। अब पीनियल ग्लैंड का काम क्या होता है, आपके स्लीप और वेक साइकिल को मेंटेन करना। अब आप सोते जगते किसकी वजह से हो, इस मटर के दाने की वजह से, सिर्फ इस छुटकू की वजह से ही आप जगते सोते हो, आपकी बॉडी की जो स्लीप और वेक साइकिल होती है वो भी डिस्टर्ब होती है, आप इसी को परेशान करते हो। ठीक है, इतनी बड़ी बॉडी इसी पे डिपेंड हो रखी है कि यही देखेगा, हार्मोन को बैलेंस कराएगा हमारा। जैसे हमारे एक तो डीप ऑफ द ब्रेन में आपको पीनियल ग्लैंड रहेगा, एपिथैलेमस है, मिड लाइन रहेगा जो हमारे किसके पास है, मिड लाइन के पास है, और 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं, हमारे जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं ना उनके बीच में रहता है। रेडिश ग्रे रहेगा, इसका साइज भी वही रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली बात करें 5 to 8 मिलीमीटर इन लेंथ रहेगा, चावल के दाने जितना मान के चलो या मटर के दाने जितना आप कह सकते हो इसको। अब कंपोजिशन, अब ग्लैंड में क्या होता है, पिनियोलोसाइट्स रहते हैं जो सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेलाटोनिन के लिए। अब जैसे आप देखोगे ना स्लीपिंग सप्लीमेंट्स आते हैं, तो स्लीपिंग सप्लीमेंट्स और कुछ नहीं होते, वहाँ मेलाटोनिन ही होता है। मेलाटोनिन हेल्प करता है सोने के लिए, स्लीप के लिए। ठीक है, और सपोर्टिव रहते हैं, उसमें ग्लायल सेल्स रहते हैं जो हमारे नर्व सेल्स हैं ना, एक तरीके से न्यूरॉन्स में आप देखोगे ग्लायल सेल्स रहते हैं, वो हेल्प आउट करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं कि भाई तू सो जा, मेलाटोनिन तो मैं दे रहा हूँ तुझे, ग्लायल सेल भी कहते हैं तू सो जा, आराम से सो, कोई परेशानी हो सो जा, उठेगा। देखो सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या होता है ना हर चीज़ का, वो होता है सोना। सोने की ज़रूरत है, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड क्या करेगा, मेलाटोनिन प्रोड्यूस करेगा, मेलाटोनिन क्या करेगा, सो जाओ। बस अपने उसको याद रखो, अब कोई भूलेगा नहीं। स्लीप के लिए कौन सा ग्लैंड हेल्प करता है, हमारा पीनियल ग्लैंड हेल्प करता है स्लीप वेक साइकिल के लिए। फंक्शन क्या है, जो हमारा प्राइमरी फंक्शन है वो मेलाटोनिन को सिक्रीट करना, और साथ ही साथ कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं वो बॉडी के सिर्कैडियन रिदम को कंट्रोल करते हैं। आप सिर्कैडियन रिदम की बात करें ना, सिर्कैडियन रिदम में ये होता है एक पर्टिकुलर टाइम होता है हर चीज़ का। आपको सुबह ही क्यों खानी होती है ब्लड प्रेशर की दवाई या शुगर की दवाई, पर्टिकुलर उसी टाइम पे क्यों खानी होती है, क्योंकि उस टाइम हमारा एक्टिव रहती हैं वो पर्टिकुलर चीज़ें या जिनकी वजह से हमारी बॉडी ट्रिगर हो रही है। अब उसमें एसेंशियली हम बात करेंगे स्लीप वेक साइकिल की। अब मेलाटोनिन का जैसे ही प्रोडक्शन होगा, अब मेलाटोनिन का प्रोडक्शन भी कैसे होता है, हमारे रेटिना की वजह से। अगर आपकी आंखों में लाइट पड़ती रहेगी एक समय के टाइम पर, आप नहीं सो पाओगे। दिन रात क्यों है, इसी वजह से तो है। अगर आप जैसे दिन में है, अब तो दिन में सब सो जाते हैं गेट वेट बंद करके कि भैया अंधेरा कर लो और सो जाओ, सोना ही बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपकी बार अब आजकल। तो मेलानिन का जो मेलाटोनिन जो है वो हमारे लाइट जो है रेटिना हमारे डिटेक्ट करेगी लाइट को, और लाइट को डिटेक्ट करके क्या होगा, मेलाटोनिन प्रोड्यूस किया जाएगा। मेलाटोनिन प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से क्या होगा, उसको लगेगा कि चलो ठीक है अब डार्कनेस हो गई है तो मेलाटोनिन प्रोड्यूस हो गया, अब सोने का समय आ गया है। मेलाटोनिन सिक्रीशन से ये होता है कि जैसे ही
लाइट नहीं है या लाइट की एब्सेंस है तो मेलाटोनिन बढ़ जाता है, और वो क्या करेगा, हमारी बॉडी को सिग्नल करेगा या हमारी बॉडी को प्रिपेयर करेगा सोने के लिए। हमारा जो सारा सिस्टम है ना वो लाइट की वजह से ही है। मेलाटोनिन सिक्रीशन होगा जब लाइट नहीं होगी। सिर्कैडियन रिदम का रेगुलेशन कैसे होगा, जैसे हमारी अब हमारा नेचर है, एक हमारा नेचर होता है, कुछ लोग सो नहीं पाते, लाइट में नहीं सो पाते क्योंकि उनकी बॉडी में ना उन्हें इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि मेलाटोनिन का सिक्रीशन नहीं हो पाता। सिर्कैडियन रिदम का रेगुलेशन एक सिंक्रोनाइज्ड होता है, एक मैनर में चलेगा, जो क्या होगा, रात होगी तो रात में सोएंगे, दिन होगी दिन में सोएंगे। तो ये साइकिल सिर्कैडियन रिदम ना थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। जेट लैग सुना है आप लोगों ने, तो जेट लैग की वजह से भी कभी कभी हो जाता है, जेट लैग जब होता है तो हमारी सिर्कैडियन रिदम ऊपर नीचे होती है, वहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता। अब सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है जिसमें हमारा पीनियल ग्लैंड का फंक्शन रहता है थॉट से रिलेटेड, मतलब कि उसका जो थॉट है वो सीजनल अफेक्टिव होगा, मतलब सीजनली देखोगे उसमें थोड़ा सा सीजनल के बेसिस पर इफेक्ट मिलेगा। लाइक जैसे आप सोचो विंटर्स है, विंटर्स में क्या होता है, रात बड़ी होती है दिन छोटे रहते हैं, और वहीं समर में देखोगे तो एक तरीके से आपको क्या होगा, लाइक हमारा दिन बड़ा रहता है रात छोटी रहती है। तो कुछ लोग क्या होते हैं, उसकी वजह से ना ये सीजनल अफेक्ट आता है, आपका जो डे लाइट अफेक्ट करता है मेलाटोनिन के लेवल को। कभी कभी आप सोचते हो यार अभी इस टाइम आप खुद वेदर देखो या फिर एक तरीके से सीज़न देखो, वेदर नहीं सीज़न देखो, सीज़न में अगर 5:30 बजे 6 बजे रात हो रही है तो क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा बॉडी को 8 बजे 7 बजे ऐसा लगने लगेगा यार पता नहीं 10-11 बज गए, सो जाते हैं। बट अगर आप जैसे ही आप समर में जाओगे, समर में तो 7-7:30 बजे पूरा अंधेरा भी नहीं होता, चांदना रहता है, तो आप उस टाइम ऐसा रहोगे कि भाई अभी नहीं सोते, आप सोते भी ऐसी हो 10-11 बजे तक। अब डिसऑर्डर क्या है, हमारे जो पीनियल ग्लैंड है उसमें डिसऑर्डर ये आता है, या तो पीनियल सिस्ट हो गई है, पीनियल सिस्ट की वजह से चांसेस हैं कि वहाँ पे क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक है, यहाँ आपको सिम्टम्स नहीं मिलेंगे देखने के लिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको सिस्ट है पीनियल ग्लैंड में, जिसकी वजह से हेडेक्स रहते हैं, कुछ किसी किसी को विजन्स में प्रॉब्लम होती है, बस ये नॉर्मल सिम्टम्स रहेंगे। पीनियल ट्यूमर है, वो पीनियल हमारा जर्मिनोमस है, पीनियलोसाइटोमास है, वो क्या करते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, प्रेशर आता है, साथ ही साथ जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वहाँ देखने को मिलेगा। स्लीप डिसऑर्डर है मेलाटोनिन के प्रोडक्शन की वजह से, जैसे ही मेलाटोनिन में अप एंड डाउन होगा तो वहाँ पे स्लीप डिसऑर्डर होंगे, स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, इंसोम्निया हो सकता है, या आपका इरेगुलर स्लीप पैटर्न है, आप रात के 2-2 बजे तक सो रहे हो, 3-3 बजे सो रहे हो, ठीक है, वो स्लीप डिसऑर्डर किसकी वजह से, इस पिन्नू की वजह से है, ठीक है। प्यूबर्टी इफेक्ट होती है जब हमारा पीनियल ग्लैंड क्या होता है, पीनियल ग्लैंड की वजह से भी प्यूबर्टी इफेक्ट होती है। जो टीनेजर्स होते हैं ना, जो प्यूबर्टी हिट करने वाले होते हैं, वो इस ग्लैंड की वजह से भी हो पाता है। जैसे कि अगर लाइक डिसऑर्डर्स हैं, कुछ अफेक्ट कर रहे हैं मेलाटोनिन को, तो पोटेंशियली उनका ऑनसेट इम्पैक्ट होता है। आप देखोगे ना आजकल प्यूबर्टी भी हिट लाइक स्टूडेंट्स में या छोटे छोटे टीनेजर्स होते हैं, वो जल्दी प्यूबर्टी हिट करते हैं क्योंकि थोड़े से इस टाइम चेंजेस भी आ रहे हैं, बॉडी में भी बहुत चेंजेस आते हैं, सडन ग्रोथ है, बहुत अलग अलग चीज़ें। अब ट्रीटमेंट क्या कराओगे, सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन चलेगा, देखना पड़ेगा, मॉनिटर करेंगे कि साइज़ क्या है, क्या सिम्टम्स हैं, टाइम के हिसाब से, एकदम कंक्लूजन पर नहीं आएंगे। फिर सर्जरी के लिए जाएंगे, सर्जरी तब होगी जब ट्यूमर या सिस्ट होगा, ट्यूमर सिस्ट कोई सिम्टम्स कॉज कर रहे हैं आपको तभी तो कराओगे सर्जरी। फिर मेडिकेशन से क्या होगा, मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कंट्रोल किया जाएगा कि मेलाटोनिन के सप्लीमेंट्स ऐसे लिए जाएं कि प्रॉपरली काम कर सके। अब रेडिएशन थेरेपी है, कुछ केसेस में जो हमारे पीनियल ग्लैंड्स होते हैं या पीनियल ट्यूमर्स जो हमारे ग्लैंड में है, वो रेडिएशन थेरेपी की वजह से उसको कम किया जा सकता है, उसको एज इन कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियली अब क्या कोई भूलेगा नहीं कि पीनियल ग्लैंड स्लीप के लिए, स्लीप तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10-10 11-11 बजे तक सोते हो शायद, या नहीं सोते हो, कमेंट करके बताओ भाई कितने बजे तक सो रहे हो आजकल, 11 बजे, 8 बजे, 10 बजे। तो पीनियल ग्लैंड को थोड़ा सा ध्यान रखो उसका भी। थाइमस है, थाइमस हमारा जैसे एक बात करें, एक बहुत छोटा सा और लिम्फॉइड ऑर्गन है जो हमारा कहाँ देखने को मिलेगा आपको, चेस्ट कैविटी में। चेस्ट की जो अपर एंटीरियर पोर्शन होता है ना, अपर पार्ट में आपको
वहाँ मिलेगा अपना लिम्फॉइड ऑर्गन। उसके बिहाइंड मतलब जो आपका स्टर्नम है ना, स्टर्नम जो बीच में है आपके रिबकेज के, उसके पीछे जस्ट रहेगा। इसका काम क्या होता है, टी लिम्फोसाइट जो हमारे टी सेल्स होते हैं ना, टी सेल्स को डेवलप करना, डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, मैच्योरेशन में हेल्प करेगा, जो बहुत ज़रूरी है किसमें, हमारे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारा टी सेल, बहुत ज़रूरी है इम्यून सिस्टम के लिए। अब ये हमारा ज़्यादा एक्टिव रहता है चाइल्डहुड में। देखो जब आप जैसे आप ये मान के चलो बचपन से जब तक टीनेजर तक आते हैं तो ये थाइमस हमारा ज़्यादा एक्टिव रहता है, और जैसे जैसे इसका साइज़ और फंक्शन डिक्रीज होता है एज के साथ ना, जैसे ही आप एज करोगे धीरे धीरे एडोलेसेंस से आगे बढ़ने लगोगे तो इसका साइज़ कम होने लगता है। हमारी साइज ग्रोथ भी तो होती है, एज के हिसाब से साइज कम हो जाएगा, फंक्शन कम हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्वोल्यूशन। या इवोल्यूशन नहीं हो रहा, इन्वोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, चीज़ें कम हो रही हैं, बचपन में ज़्यादा थी अब कम है। स्ट्रक्चर, थाइमस हमारा मीडियस्टिनम में रहेगा, चेस्ट कैविटी में एक तरीके से आप बोल सकते हो। जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसका सेंट्रल कंपोनेंट है, लार्जर रहता है इन्फेंट और चिल्ड्रन में, और श्रिंक होने लगता है प्यूबर्टी के बाद से, ठीक है। थाइमस ना श्रिंक हो जाता है प्यूबर्टी के बाद से। अब कंपोजिशन की बात करें, दो मेन सेक्शंस आते हैं जिनको हम लोब्स भी बोल सकते हैं, या फिर आप ये बोल लो कि कैप्सूल से सराउंड रहेगा। अब इसमें लोब्स को थोड़े से न्यूमरस लोब्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा। आउटर कॉर्टेक्स है, इनर मेडुला है। अब हमारा कॉर्टेक्स और मेडुला कहाँ से आ गया याद आपको, एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला से। ऐसे याद करो कि हमारा थाइमस में भी है, थाइमस में भी दो पार्ट डिवाइड हो रहे हैं लोब्स के, न्यूमरस लोब्यूल्स में। कॉर्टेक्स जो है हमारा क्या करता है, कॉर्टेक्स डेंसली पैक्ड रहता है इमैच्योर टी सेल से। इमैच्योर टी सेल्स कहाँ रहेंगे, कॉर्टेक्स में, और मेडुला में हमारे टी सेल्स मैच्योर हैं। M जो है हमारा मान के चलो वो मैच्योर के लिए है, और C हमारा इमेच्योर है। C से समझ जाओ, M से समझ जाओ, M से मैच्योरिटी, C से तो C समझ ही गए। अब ऑर्गन स्ट्रक्चर जो है वो फैसिलिटेट करेगा डेवलपमेंट को, सिलेक्शन को। जो हमारे टी सेल्स हैं उनके डेवलपमेंट होगा, सिलेक्शन होगा, जो किसके रिस्पॉन्ड में जाएगा, इम्यून सिस्टम है तो इम्यून सिस्टम तो पैथोजन से फाइट करेगा ना, विदाउट अटैकिंग बॉडीज ओन टिश्यूज। बॉडी पे अटैक नहीं करना, यहाँ पे ये अपनी लंका नहीं लगाएगा, ये दूसरों की लगा देगा लंका। फंक्शन क्या है, टी सेल मैच्योरेशन कराएगा, ठीक है। यहाँ पे थाइमस हमारा टी सेल का मैच्योरेशन देखेगा कि हमारा टी सेल्स मैच्योर हो पाए। थाइमस प्रोड्यूस करेगा टी सेल्स को। इमैच्योर टी सेल्स जो होते हैं, जिन्हें थाइमोसाइट भी अगर आप बोलो, वो क्या होते हैं, बोन मैरो से आते हैं और माइग्रेट हो जाते हैं थाइमस में जाकर। जैसे ही वो थाइमस में माइग्रेट होते हैं, वहाँ पे एक प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस में वो मैच्योरेशन में जाते हैं, सिलेक्शन में जाएंगे, तो वहाँ हमारा टी सेल मैच्योरेशन हो गया। अब सेंट्रल टॉलरेंस में ये होता है कि जो हमारा थाइमस है वो हमारा एक सेंट्रल टॉलरेंस डेवलप करता है, या ऐसा मैकेनिज्म जिसमें हमारे जो टी सेल्स हैं ना वो रिएक्टिव हो जाते हैं सेल्फ एंटीजेंस को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा कि हमारा जैसे टी सेल्स है, हमारा टी सेल्स ऐसा हो कि हमारी बॉडी के अगेंस्ट ना फाइट ऑफ करे, हमसे ही ना लड़ना शुरू कर दे हमारी बॉडी, ऑटो इम्यून डिजीज ना हो, उसको वो सेंट्रल टॉलरेंस डेवलप कराते हैं, या उसमें एक तरीके से थाइमस हमारा उसको सेंट्रल टॉलरेंस डेवलप कराता है। देखो कितना, आप खुद सोचो यार कि यार थाइमस है, थाइमस हमारा टी सेल को ये सिखा रहा है कि भाई अपने ही सेल्स पे इफेक्ट नहीं करना है, अपने सेल्स को, एंटीजेंस को नहीं हार्म करना है, उनको नहीं कुछ प्रॉब्लम देनी है, अब जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिजीज नहीं होगी। थाइमिक हार्मोन का सिक्रीशन में ये होता है, थाइमस जो है हमारा हार्मोन सिक्रीट करता है, जैसे थाइमोसिन है, थाइमोपोएटिन है, थाइम्यूलिन है। इनका काम क्या रहता है, टी सेल को डेवलप कराना और टी सेल का डिफरेंशिएशन कराना, ठीक है। ये हमारे फंक्शंस होते हैं थाइमस के, ये हमने पढ़ लिए। अब डिसऑर्डर्स, देखो वही डिसऑर्डर्स की अगर बात करें ना, डिसऑर्डर से क्या होगा, या तो देखो हमने डिसऑर्डर में देखा या तो ट्यूमर होगा। 110% डिसऑर्डर अगर आपको याद रखने हैं तो कैसे याद रखोगे, देखो या तो उसको ट्यूमर होगा, ऑटो इम्यून डिजीज होगी, जेनेटिक फैक्टर होगा, और वरना क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन होगा या अंडर प्रोडक्शन होगा। बस ये 4-5 चीज़ें आपको याद रखनी, तो आपको डिसऑर्डर पता चल जाएंगे इजीली। थाइमोमा है या थाइमिक कार्सिनोमा है, उसमें ट्यूमर्स क्या करते हैं, थाइमिक एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वहाँ पे हो जाएंगे। वो थाइमोमस क्या करेगा, टिपिकली बेनाइन रहता है,
ठीक है, साथ ही साथ उसमें क्या होगा, थाइमिक कार्सिनोमास थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। थाइमिक और थाइमोमस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। थाइमिक हमारे एग्रेसिव रहते हैं, जिसमें हमारा कफ, चेस्ट पेन, कुछ चीज़ें हमें इसलिए नहीं पता चलती क्योंकि उनके सिम्टम्स ना बहुत कॉमन होते हैं, इसलिए कहते हैं कि रूटीन चेकअप करानी चाहिए। अब मायस्थीनिया ग्रेविस है, ये हमारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें थाइमिक एबनॉर्मलिटीज़ हैं या ऑफन थाइमोमा हो जाता है। देन इसमें हमारी मसल वीकनेस होती है क्योंकि एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, मसल रिसेप्टर सेल्स जो है वहाँ पर उस पर पर्टिकुलर उस पर अफेक्ट करने लगती हैं। तो मायस्थीनिया ग्रेविस है। डाइजॉर्ज सिंड्रोम है, उसमें क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है जो थाइमस डेवलपमेंट में अफेक्ट करता है, जिससे हमारे टी सेल का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, इन्फेक्शन बढ़ जाता है। अब इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है, कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें कंप्लीट जो डी जॉर्ज सिंड्रोम है ना, वहाँ पे थाइमस एब्सेंट रहता है जिसकी वजह से टी सेल की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो गया हमारा। अब जैसे ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट क्या कराओगे, इस ट्रीटमेंट ऑप्शन में आपका थाइमोमस थाइमिक कार्सिनोमा में सर्जिकल रिमूवल है। आप उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है सर्जिकल या सर्जरी के थ्रू रिमूव करा दीजिए। कभी कभी उसमें हम एज एन अगर वो रिड्यूस हो सकता है रेडिएशन या कीमोथेरेपी की वजह से, तो वहाँ उससे ट्रीटमेंट दिया जाएगा। मायस्थीनिया ग्रेविस में मेडिकेशन या इम्यूनो सप्रेसेंट दिए जाते हैं, कभी कभी थाइमेक्टोमी या थाइमस को रिमूव भी करा दिया जाता है। कुछ कंडीशंस है, कंडीशंस अलग अलग हो जाती हैं, उसी के बेसिस पर उसको ट्रीट किया जाता है। फिर डाइजॉर्ज सिंड्रोम है। डाइजॉर्ज सिंड्रोम में क्या होता है, सिम्टम्स को मैनेज करना है। थाइमस का ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है सीवियर केसेस में, और इन सीवियर केसेस में ये भी हो सकता है आप उसको एज एन ट्रीट करने के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स को भी दे सकते हो। ठीक है, यही हमारा ट्रीटमेंट था कि हम किस तरीके से थाइमस का ट्रीटमेंट देख सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, अपने सारे ग्लैंड्स कवर कर लिए हैं, ग्लैंड्स के फंक्शंस कवर किए हैं, उनके डिसऑर्डर्स ट्रीटमेंट कवर किए हैं, एंड एज इन आपको सब याद हो गया होगा आई गेस। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।